नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल 1 लक्ष्य एकेडमी में। हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 7 की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 का सेकंड पार्ट। पहले पार्ट में हम लोग पढ़ चुके हैं अर्थक्वेक के बारे में। अर्थक्वेक कैसे आता है, क्या उसके कारण होते हैं, क्या नुकसान होते हैं और उससे हम कैसे बचाव कर सकते हैं। उससे पहले हमने पढ़ा था लिथोस्फेरिक प्लेट्स के बारे में कि स्थल मंडलीय जो प्लेटें हैं वह कैसे बनती हैं और कैसे वह हमारी पृथ्वी पर इतनी बड़ा डिस्ट्रक्शन, इतना बड़ा विनाश कैसे लाती हैं। आइए अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। सो मेजर लैंड फॉर्म्स, क्या पढ़ेंगे दोस्तों? मेजर लैंड फॉर्म्स, मुख्य स्थलाकृतियाँ। मुख्य स्थलाकृतियाँ, भाई लैंड माने आप स्थल भी कह सकते हो, भूमि भी कह सकते हो, जगह भी कह सकते हो, स्थान भी कह सकते हो। फॉर्म्स कृतियाँ, जो इसके रूप होते हैं। मुख्य भूमि बनने के क्या रूप होते हैं, कैसे कैसे बनती है। आइए, द लैंडस्केप इज ए बीइंग कंटिन्यूसली वॉर्न अवे बाय टू प्रोसेस। जो आपकी लैंडस्केप है, जो आपकी दृश्य भूमि है, जो आपकी जगह है, नॉर्मली जो नॉर्मल जगह है, वह दो कारण से, टू प्रोसेस, वह दो प्रक्रियाओं से लगातार क्या होती रहती है? विघटित होती रहती है, कटती रहती है, खराब होती रहती है। और वे दो प्रोसेस कौन सी हैं? वेदरिंग एंड इरोजन। क्या दोस्तों? वेदरिंग एंड इरोजन। वेदरिंग आप कहते हो एपक्सिया को। एपक्सिया मतलब जब आपकी चट्टानें पिस पिस कर, कट कट कर बहुत बारीक बन जाती हैं, मिट्टी जैसी बन जाती हैं, उसको आप वेदरिंग कहते हो। इरोजन कहते हो एपर्दन को, जो आपका मिट्टी कटाव होता है नदियों के द्वारा, बारिश के द्वारा। आपने देखा होगा सड़क पर आप जा रहे हो, रास्ते में बहुत सारा गड्ढा हो गया, ये क्या हुआ? भाई बारिश आई थी कल, उसकी वजह से कट गई मिट्टी। जो वह मिट्टी कट गई उसको हम कहते हैं इरोजन। ठीक है, आओ। सो वेदरिंग इज द ब्रेकिंग अप ऑफ द रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस। एपक्सिया जो वेदरिंग होती है वह होती है पृथ्वी की सतह पर चट्टानों के टूटने से। इरोजन इज द वियरिंग अवे ऑफ द लैंडस्केप बाय डिफरेंट एजेंट्स लाइक वाटर, विंड एंड आइस। और जो एपर्दन होता है, मिट्टी कटाव होता है, वह होता है आपके जो दृश्य भूमि है उस पर जब मिट्टी कटने लगती है, और उसके अलग अलग एजेंट होते हैं। क्या होते हैं? उसको काटने वाले अलग अलग कारण होते हैं, जैसे कि वाटर पानी, विंड हवा, आइस बर्फ। द इरोडेड मटेरियल इज कैरिड अवे और ट्रांसपोर्टेड बाय वाटर, विंड एक्सेट्रा। जो आपका इरोडेड मटेरियल है, अपरदित पदार्थ है, जो आपका अपरदित पदार्थ है, जो कटा हुआ पदार्थ है, वह पानी या हवा के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जाता है। एंड इवेंचुअली, और फलस्वरूप डिपोजिटेड, और फलस्वरूप क्या होता है? वहाँ ले जाने के बाद उसको डिपोजिटेड, इकट्ठा कर देते हैं। भाई कहीं जाएगा तो कहीं रुकेगा भी, तो जब वह वहाँ रुकता रहेगा तो वहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा। दिस प्रोसेस ऑफ इरोजन, एपर्दन की यह प्रक्रिया, एंड डिपोजिशन, और यह निक्षेप होना, अपर्दन होना और निक्षेप होना, कटाव होना और कहीं पर जाकर इकट्ठा हो जाना, क्रिएट डिफरेंट लैंड फॉर्म्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। हमारी पृथ्वी की सतह पर ये अलग अलग स्थलाकृतियाँ या जमीन की आकृतियाँ बनाते रहते हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करें वर्क ऑफ ए रिवर, नदी का क्या काम है? नदी का काम क्या है? सो द रनिंग वाटर इन द रिवर इरोड्स द लैंडस्केप। जो पानी बहता हुआ होता है नदी में बहने वाला पानी अपर्दन करता है, अपरदित करता है किसको? आपके दृश्य भूमि को, दिखने वाली जमीन को, जो भूमि होती है उसको काटता रहता है। कैसे? व्हेन द रिवर टम्बल्स एट स्टीप एंगल ओवर वेरी हार्ड रॉक्स और डाउन स्टीप वैली साइड इट फॉर्म्स ए वाटरफॉल। जब पानी बहुत तेज़ी से गिरता है, या तो एक एंगल बनाकर एक बिल्कुल खड़े हुए कोण में किसी बहुत ठोस चट्टान पर, या एक घाटी टाइप में पड़ता है, तो वह क्या कहलाता है? वह कहलाता है वाटरफॉल। क्या कहलाता है? वाटरफॉल। और वाटरफॉल को आप क्या कहते हैं? जलप्रपात। अब पहले हम जान लेते हैं कि कैसे कैसे और कहाँ कहाँ पर जलप्रपात हैं।
तो देयर आर थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल वाटरफॉल्स इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में लगभग छोटे छोटे बहुत सारे प्रपात पाए गए हैं। दी हाईएस्ट वाटरफॉल, सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है, वाटरफॉल है, वह है एंजल फॉल्स। कौन सा है? एंजल फॉल्स। और ये कहाँ पर है? यह साउथ अमेरिका के वेनेजुएला शहर में है। कहाँ पर है? साउथ अमेरिका में वेनेजुएला शहर में। दी अदर वाटरफॉल्स, दूसरा वाटरफॉल्स है नायग्रा फॉल। क्या है? नायग्रा वाटरफॉल। जो कहाँ पर स्थित है? यह स्थित है कनाडा और यूएसए के बॉर्डर पर। कनाडा और यूएसए के बॉर्डर पर, जो कि नॉर्थ अमेरिका में है। एंड विक्टोरिया फॉल्स, विक्टोरिया फॉल्स कहाँ पर है? अफ्रीका के जाम्बिया और जिम्बाब्वे के सीमा पर, उसके बॉर्डर पर। तो आपने 3 पढ़े दोस्तों। सबसे बड़ा एंजल फॉल, कौन सा है? एंजल फॉल। दूसरा नायग्रा, और तीसरा विक्टोरिया फॉल। आइए ये देखिए अपना वाटरफॉल, ये हार्ड रॉक और ये है आपकी सॉफ्टन रॉक। ये वह सॉफ्टन रॉक है जो उसको पानी काटता रहता है। आइए, एज द रिवर एंटर्स द प्लेन, जैसे एज द रिवर एंटर्स द प्लेन इट ट्विस्ट एंड टर्न्स फॉर्मिंग लार्ज बैंड्स नोन एज meanders। आपकी नदी जैसे जैसे प्लेन एरिया में, समतल एरिया में आती रहती है, तो यह घूमती हुई या मुड़ती हुई आगे चलती रहती है, बड़े बड़े मोड़ बना लेती है, और इन मोड़ को हम क्या कहते हैं? meanders कहते हैं। क्या कहते हैं? meanders। और meanders को हिंदी में आप लोग कहते हो विसर्ग। ये देखिए, ये नदी यहाँ से चली और ये ऐसे मोड़ बनाए हुए हैं, तो जो ये मोड़ है ये है आपका meander। ड्यू टू कंटिन्यूस इरोजन, और लगातार यहाँ से मिट्टी कटने से और आगे जाए इकट्ठी होने से, अलोंग द साइड, उसके साइड में, किसकी? meander की साइड में। तो meander के आखिर में जब ये मोड़ हुआ तो इसके यहाँ पर ये आखिर जो है ये आपका बन गया meander लूप। क्या बना? meander लूप, जिसको आप विसर्ग लूप कहते हैं। कम क्लोजर एंड क्लोजर, और ये नज़दीक आते रहते हैं। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, इसी दौरान द meander लूप कट्स ऑफ फ्रॉम द रिवर एंड फॉर्म्स ए कट आउट लेक ऑल्सो कॉल्ड एन ओक्सबो लेक। इस तरीके से जब ये लूप कटते रहते हैं, meander लूप, विसर्ग लूप बनते रहते हैं, और ये कट कट कर बाद में एक ओक्स बॉक्स लेक बन जाते हैं। जैसे ये देखिए क्या बन जाते हैं? ओक्स बॉक्स लेक। ओक्स बॉक्स लेक मतलब होता है आपका अलग झील बन जाते हैं, और इस झील को हम क्या कहते हैं? चाप झील। क्या कहते हैं? चाप झील। एट टाइम्स द रिवर ओवरफ्लोज इट्स बैंक्स, और उसी दौरान अगर यह नदियाँ अपने किनारों से, अपने तटों से बाहर निकलकर बहने लगती हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है? आसपास की जगह में, आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। आसपास क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। एज इट फ्लड, जैसे बाढ़ आती है, इट डिपोजिट्स लेयर ऑफ द फाइन सोयल एंड अदर मटेरियल। तो यह निक्षेप, यह इकट्ठा करती है बहुत सारी मलिन मिट्टी को और दूसरे पदार्थों को, जिसको हम कहते हैं सेडिमेंट। क्या कहते हैं? सेडिमेंट। सेडिमेंट किसको कहते हैं? अवसाद को। सेडिमेंट का मतलब अवसाद को इकट्ठा कर देती है अलोंग इट्स बैंक, इसके तटों पर। दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ए फ्लैट फर्टाइल फ्लोड प्लेन। दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ए फ्लैट फर्टाइल फ्लड प्लेन। तो इससे निर्माण होता है किसका? फ्लड प्लेन का। एक समतल उपजाऊ फ्लड प्लेन का, समतल उपजाऊ बाढ़कृत मैदान का। किसका होता है? बाढ़कृत मैदान का निर्माण होता है। द रेस्ड बैंक्स आर कॉल्ड लेव्स। क्या कहते हैं दोस्तों? दो रेस्ड बैंक्स, जो किनारों पर तट ऊपर उठ गए। भाई जब वहाँ पर चीज़ इकट्ठी हो गई, आकर आसपास चीज़ें आई और वहाँ पर इकट्ठी हो गई, तो वे तट जो किनारे थे वो तो ऊंचे उठ गए, नदी नीचे हो गई, तो वो जो तट उठे उनको कहा लेवीज। क्या कहा? लेवीज। और लेवीज का मतलब होता है तटबंधन। क्या होता है? तटबंधन। मतलब जो किनारे थे वह बंद हो गए, उन पर बंद लग गया। ठीक है दोस्तों, तटबंधन। एज द रिवर अप्रोचेज द सी, जैसे नदियाँ आपकी समुद्र की ओर जाती रहती हैं, पहुँचती हैं, द स्पीड ऑफ द फ्लोइंग वाटर डिक्रीजेज, तो जो पानी, जो नदी
का पानी होता है उसकी गति कम होने लगती है। एंड और द रिवर बिगिंस टू ब्रेक अप इनटू ए नंबर ऑफ स्ट्रीम्स कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटरीज। तो समुद्र तक जाते जाते नदियों का जो गति होती है वह कम होने लगती है, जिसकी वजह से वह छोटी छोटी स्ट्रीम्स में, छोटी छोटी तरंगों में टूटने लगती हैं। जैसे कि ये देखिए, यहाँ से एक मुख्य नदी चली और ये आगे चलकर आगे यहाँ 3 बटी, 3 के बाद ये हर एक 2 में बट गई, 3 में बट गई, 4 में बट गई। तो जो ये बटती हैं इनको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज। क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटरीज वितरिका। डिस्ट्रीब्यूटरीज वितरिका। द रिवर बिकम सो स्लो दैट इट बिगेंस टू डिपोजिट इट्स लोड। और जैसे जैसे पानी का बहाव कम होने लगता है और बहुत कम हो जाता है, तो फिर यह अपना मलबा इकट्ठा करना शुरू कर देती हैं। यह मलबे को इकट्ठा करना शुरू कर देती हैं। ईच डिस्ट्रीब्यूटरी नो फॉर्म्स इट्स ओन माउथ। और हर एक डिस्ट्रीब्यूटरी का, हर एक वितरिका का एक मुहाना होता है। हर एक वितरिका का एक मुहाना होता है। द कलेक्शन ऑफ सेडिमेंट्स फ्रॉम ऑल द माउथ। और हर एक मुहाने से जब यहाँ पर अवसाद इकट्ठे हो जाते हैं, जिस जगह पर डिस्ट्रीब्यूटरी के, वितरिका के हर एक मुहाने से अवसाद इकट्ठे हो जाते हैं, तो उस जगह पर क्या बनता है? उस जगह पर डेल्टा बनता है। क्या बनता है? डेल्टा बनता है। क्या बनता है दोस्तों? डेल्टा बनता है। आइए, ये हमने पढ़ा नदियों का क्या काम था। अब हम पढ़ेंगे वर्क ऑफ सी वेव्स, कि समुद्री जो तरंगे हैं उनका क्या काम है, वह कैसे अपना काम करती हैं। द इरोजन एंड डिपोजिशन ऑफ द सी वेव्स गिव्स राइज टू कोस्टल लैंडफॉर्म्स। जो अपर्दन है या जो निक्षेप है, जो कटाव है या जमा होने की प्रक्रिया है, कहाँ पर? तो वहाँ पर समुद्र की तरंगों की वजह से नए नए तटीय स्थलाकृतियाँ बन जाती हैं। नई नई जमीन की तटीय जमीन की आकृति बन जाती है। सी वेव्स कंटिन्यूसली स्ट्राइक एट द रॉक्स। जो आपकी समुद्री लहरें हैं, समुद्री तरंगे हैं, वह लगातार एक चट्टान पर ठोकर मारती रहती हैं और क्रैक्स डेवलप। और वहाँ पर क्या आ जाता है? वहाँ पर दरार आ जाती हैं। ओवर टाइम दे बिकम लार्जर एंड वाइडर। समय के साथ साथ वह बड़ी और गहरी होती रहती है। दस होलो द लाइक केव्स आर फॉर्म्ड ऑन द रोज। और इसका परिणाम यह होता है कि वह हमें गुफा की जैसी दिखने लगती है। उन चट्टानों में गुफा बन जाती है और उन चट्टानों में बने हुए गुफा को हम कहते हैं सी केव्स। क्या कहते हैं? सी केव्स, समुद्री गुफाएं। As these cavities become bigger and bigger only the roof of the caves begin। और जब ये चट्टानें बड़ी और बड़ी हो जाती हैं और बड़ी बन जाती हैं, इन चट्टानों में जो गुफाएं हैं वह बहुत बड़ी बन जाती हैं, और उसका अंत क्या होता है कि उस पर सिर्फ छत रह जाती है। उस पर सिर्फ छत रह जाती है। तो उसको हम कहते हैं, क्या बना? सी आर्क्स। क्या बना? तटीय मेहराब। सी आर्क। क्या बना? तटीय मेहराब। फर्दर इरोजन, फिर दोबारा अपर्दन होता है, दोबारा कटाव होता है, जिससे कि ब्रेक्स द रूप, वह छत भी टूट जाती है। एंड ओनली वॉल्स आर लेफ्ट, और सिर्फ दीवार रह जाती है। दिस वॉल लाइक फीचर्स, यह दीवार जैसी खड़ी जो आकृति होती है, इनको हम कहते हैं स्टॉक्स। क्या कहते हैं? स्टॉक्स। द स्टीप रॉकी कोस्ट राइजिंग ऑलमोस्ट वर्टिकली अबाउट द सी वाटर इज कॉल्ड सी क्लिफ। और जो एक बहुत खड़ी हुई सी चट्टान तट पे आपको दिखती है, जो कि वर्टिकली, कैसी? ऊर्ध्वाधर। क्या है? ऊर्ध्वाधर, जो कि वर्टिकली होती है। कहाँ से? आपके समुद्री जल के ऊपर से। समुद्री जल के ऊपर से जो ऊंचे सैली तटों का उभार होता है, उसको हम कहते हैं सी क्लिफ। क्या कहते हैं दोस्तों? सी क्लिफ। द सी वाटर डिपोजिट सेडिमेंट्स, जो समुद्री तरंगे हैं वे इकट्ठा करती हैं अवसादों को, सेडिमेंट्स को, अलोंग द शोर्स फॉर्मिंग बीचेस, किनारों के पास। कहाँ पर करती हैं? किनारों के पास। जब किनारों के पास उन अवसादों को इकट्ठा कर देती है, तो उनसे क्या निर्माण होता है? उनसे बनती हैं आपके बीचेस। क्या बनते हैं?
बीचेस, वे बीच जिन पर आप घूमने जाते हो कि कहाँ जा रहे हैं, इस बार तो हम लोग गोवा के बीच पर जा रहे हैं, तो वो बीच ऐसे बनते हैं दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 3 चीज़ हमने पढ़ी। सी केव, यह है वो गुफा। सी आर्क, ये है क्या, तटीय मेहराब। और ये है आपकी स्टॉक। चौथा हमने पढ़ा सी क्लिफ। सी क्लिफ को आप लोग कहते हैं समुद्र भर्गू। क्या कहते हैं दोस्तों, समुद्र भर्गू। ठीक है, आइए अब हम पढ़ेंगे वर्क ऑफ आइस, बर्फ का काम, हिम का काम क्या था। ग्लेशियर्स आर रिवर्स ऑफ आइस विच टू इरोड द लैंडस्केप बाई बुलडोजिंग सोयल एंड स्टोन्स टू एक्सपोज द सॉलिड रॉक बिलो। हिमनाद, जिनको कि हम बर्फ़ की नदियाँ भी कहते हैं, इनका काम होता है कि यह जो अपना भूमि दृश्य है उसको काटती रहती हैं, अपवर्तित करती रहती हैं, तोड़ती रहती हैं। कैसे कैसे यह तोड़ती हैं, गोलोस्मी मिट्टी, गोलोस्मी बुलडोजिंग सॉइल होती है, गोलोस्मी मिट्टी, और स्टोन्स, चट्टानों से, बड़ी बड़ी चट्टानों को। मतलब यह काटती रहती है भूदृश्य पर दिखने वाली किसको, आपकी गोलोस्मी मिट्टी को, और पत्थरों की हेल्प से बड़ी बड़ी चट्टानों को तोड़ती रहती है जो कि उसके नीचे होती हैं। ग्लेशियर्स कार्व आउट डीप होलोज, और जो हिमनाद होते हैं वह निर्माण करते हैं गहरे गहरे होलों का, गहरे गहरे छिद्रों का। एज द आइस मेल्ट, फिर जब बर्फ पिघल जाती है तो वे जो होल बन जाते हैं, वह गड्ढे बन जाते हैं, वह इस पानी से भर जाते हैं। एंड बिकम ब्यूटीफुल लेक्स इन द माउंटेन्स, और पहाड़ों पर या पर्वतों में अच्छे अच्छे लेक्स, झीलें बन जाती हैं। द मटेरियल कैरिड बाय द ग्लेशियर सच एज रॉक्स बिग एंड स्मॉल, सैंड एंड सिल्ट गेट्स डिपॉजिट। फिर इसके बाद इन हिमनादियों के द्वारा जो जो मटेरियल, जो जो पदार्थ ले जाया जाता है, जैसे कि बड़ी या छोटी चट्टानें, रेत हो गया या सिल्ट तलछट मिट्टी हो गई, यह एक जगह जाकर इकट्ठी हो जाती है। दीज डिपॉजिट्स फॉर्म ग्लेशियर मोराइंस, और जब ये इकट्ठी चीज़ हो जाती हैं तो जहाँ पर ये चीज़ इकट्ठी होती है वहाँ पर एक चीज़ निर्माण हो जाता है, वह निर्माण होता है हिमनद इमोड का। किसका, ग्लेशियल मोरेंस, हिमनद हिमोड। क्या है, हिमनद हिमोड, इसका निर्माण हो जाता है। आइए अब हम पढ़ते हैं वर्क ऑफ विंड। क्या पढ़ते हैं, हवा का क्या काम है। अब हवा का काम है तो हवा में क्या उठ सकता है दोस्तों, मिट्टी, धूल, रेत, ये उठ सकती हैं। अच्छा, हैव यू एवर विजिटेड ए डेजर्ट, क्या आप कभी किसी रेगिस्तान में गए हो। ट्राई टू कलेक्ट सम पिक्चर्स, तो कभी कुछ चित्र इकट्ठे शुरू करो, किसके, सैंड ड्यून्स के, किसके, बालू के टिब्बों के। टिब्बे क्या होते हैं, जो छोटा छोटा बालू कहीं इकट्ठा हो जाता है। एन एक्टिव एजेंट ऑफ इरोजन, जो इसके प्रमुख कारण होते हैं इरोजन, कटाव के, डिपोजिशन, इकट्ठा होने के, इन द डेजर्ट, रेत में, वह क्या है, हवा। रेगिस्तान में सिर्फ हवा ही एक कारण है जिसकी वजह से वहाँ पर कटाव या निक्षेप बनते हैं। इन डेजर्ट्स यू कैन सी रॉक्स इन द शेप ऑफ ए मशरूम, आप लोग रेगिस्तान में अगर चट्टानों को देखोगे तो वहाँ पे आपको चट्टानें दिखेंगी मशरूम के आकार की। कैसे, मशरूम के आकार की। छत्रक, मशरूम देखो ना, छत्र की जगह छत्र होता है उसकी जगह रहता है, उसके जैसा दिखता रहता है। कॉमनली कॉल्ड मशरूम रॉक, जिसको कि हम छत्रक चट्टानें कहते हैं। विंड्स इरोड द लोअर सेक्शन ऑफ द रॉक मोर देन द अपर पार्ट, और हवा नीचे के हिस्से को ज़्यादा काटता है बजाय ऊपर का हिस्सा काटने से। देयरफॉर सच रॉक्स हैव नैरोअर बेस, इसलिए अधिकतर चट्टानों का जो तल होता है, नीचे का हिस्सा होता है, वह थोड़ा नैरो होता है, बारीक होता है, और ऊपर का हिस्सा चौड़ा होता है। व्हेन द विंड ब्लोज, जब हवा चलती है, इट लिफ्ट्स एंड ट्रांसपोर्ट सैंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो यह एक जगह से दूसरी जगह पर सारा रेत पहुंचा देती है। व्हेन इट स्टॉप्स, जब यह रुकती है बहनी, तो सैंड फॉल्स, तो जो रेत होता है वह गिर जाता है। एंड गेट्स डिपॉजिटेड इन लो हिल, और यह छोटी छोटी चट्टानों के रूप में
यह छोटे छोटे पहाड़ों के रूप में इकट्ठा हो जाता है। इनकी स्ट्रक्चर छोटे हिल जैसी बन जाती है। दीज आर कॉल्ड सैंड ड्यून्स, और इन जो छोटे छोटे इकट्ठे होते हैं जिनको हम लो हिल कहते हैं, इनको ही कहते हो आप लोग बालू टिब्बा। क्या कहते हो? बालू टिब्बा। ये देखिए, ये छोटे इकट्ठे हो रहे हैं यहाँ पर ये होते हैं बालू टिब्बा। व्हेन द ग्रेन्स ऑफ सैंड आर वेरी फाइन एंड लाइट, जब रेत के दाने बहुत छोटे, मलिन और हल्के होते हैं, द विंड कैन कैरी इट ओवर वेरी लॉन्ग डिस्टेंसेज, तो हवा इनको बहुत दूर तक ले जाती है। व्हेन सच सैंड इज डिपॉजिटेड, जब वह रेत इकट्ठा होता है इन लार्ज एरियाज, बड़े बड़े इलाकों में, इट इज कॉल्ड लोएस, तो इसको हम कहते हैं लोएस। क्या कहते हैं दोस्तों? लोएस। लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ लोएस इज फाउंड इन चाइना, और ऐसा बड़े बड़े विक्षेप जिसको कि आप लोएस कहते हो, उस वे मिलेंगे आपको कहाँ पर? चाइना में। कहाँ मिलेंगे दोस्तों? चाइना में। तो दोस्तों ये हमारा चैप्टर 3 आज कंप्लीट हो गया। अब हम इस चैप्टर 3 की एक्सरसाइज करेंगे, जिसमें अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये लीजिए एक्सरसाइज, पढ़िए, समझिए और कीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए आज के धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।